हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम समुच्चय देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट। हमारा पहला पार्ट है समुच्चय। इस पार्ट में हम समुच्चय का परिचय देखेंगे, समुच्चय के प्रकार देखेंगे, वैन आकृति देखेंगे, सम समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है वो देखेंगे, विश्व समुच्चय और पूरक समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स वो भी देखेंगे हम, छेदन समुच्चय, संघ समुच्चय और समुच्चय के घटकों की संख्या, ये सारा हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं समुच्चय के परिचय से। ठीक है, थोड़ा याद करें, आपको कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए और चित्र से हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझते हैं। तो पहला आपको फूलों का गुच्छा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो फूलों का गुच्छा क्या होता है, बहुत सारे फूल को मिला करके जो उसका गुच्छा होता है हम उसे क्या कहते हैं, फूलों का गुच्छा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चाबियाँ दी गई हैं और लिखा है चाबियों का गुच्छा, मतलब चाबियों के समूह को। ठीक है, ये भी एक समूह है, ये फूलों का समूह है, ये चाबियों का समूह है, तो इसके लिए क्या नाम दिया गया है, चाबियों का गुच्छा। अब यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया दिख रहा है, यानी ये चिड़ियों का समूह है और इसके लिए क्या दिया गया है, पक्षियों का समूह। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें दिख रही हैं। ठीक है, मतलब ये किताबों का समूह है और इसको नाम क्या दिया गया है, कापियों का गट्ठा। ठीक है, ये आपको संख्याएं दिख रही है 1 से लेकर के 12 तक, तो ये संख्याओं का समूह है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है संख्याओं का समूह। तो उपर्युक्त प्रत्येक वस्तु समूह के लिए हम विशिष्ट शब्द का उपयोग करते हैं। तो हर एक समूह के लिए हम अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे ना, जैसे कि यहाँ पे फूलों के समूह के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, फूलों का गुच्छा, गुच्छा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, चाबियों के समूह के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, चाबियों का गुच्छा। ये जो गुच्छा शब्द है ये इसके लिए है, ये गुच्छा शब्द है इसके लिए। यहाँ पे हमने गुच्छा इस्तेमाल किया, क्या हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, पक्षियों का समूह, समूह इस शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने कापियों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, गट्ठा, और यहाँ पे हमने संख्याओं का समूह कहा। तो प्रत्येक वस्तु समूह के लिए हम विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन सभी उदाहरणों से संबंधित समूह के घटक हमें स्पष्ट रूप से बताना आता है। ठीक है, इसके अंदर जो हर एक चाबी है ना, वो एक एक चाबी एक एक घटक है इसकी। ठीक है, और ये बहुत सारे घटकों का समूह है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक चाबी लूँ, आपसे पूछूँ कि ये जो चाबी है वो क्या इसका घटक है कि नहीं, तो आप बता सकते हो हाँ तो ये तो इसी का घटक है, इसी समूह का घटक है। ठीक है, तो स्पष्टता से बताया जा सकता है। ऐसे वस्तु के समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ऐसे वस्तु मतलब कैसे वस्तु, जिसके घटक को हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक चाबी बनाता हूँ, ठीक है, हालांकि डायग्राम उतना अच्छा नहीं है चाबी का, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक चाबी बना दिया। आप इसको देख के बता सकते हो कि हाँ ये जो घटक है वो इसी समूह का है, इस समूह का है। ठीक है, तो मैं आप आसानी से बता सकते हो ये जो घटक है इस समूह का है, इसलिए ये जो समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझा होगा कि समुच्चय क्या होता है, समूह ही होता है। ठीक है, हम समूह को ही समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, समूह की ओर गौर कीजिए। कुछ समूह दिया गया है, आपको देखना है कौन से समूह है वो। गांव के खुश बच्चे, कक्षा के होशियार विद्यार्थी। समूह के 2 उदाहरणों में खुश और होशियार, इन दोनों शब्दों के अर्थ सापेक्ष है, अर्थात खुश वृत्ति और होशियारी, इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्टता से व्यक्त नहीं कर पाते हम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कुछ बच्चे, ठीक है, उनके लिए छोटी मोटी खुशियाँ भी बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, वहीं पे जो अमीर बच्चे हैं उन्हें अगर आप छोटा गिफ्ट दो तो वो बोलेंगे अरे ये क्या, इससे क्यों खुश होना। ठीक है, गरीब बच्चों को आप थोड़ा सा भी गिफ्ट दे दो तो वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो खुशी का मतलब है वो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है। होशियारी, ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ाई में होशियारी दिखाते तो कुछ मस्ती करने में होशियारी दिखाते, तो होशियारी का भी मतलब अलग अलग होता है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अर्थ स्पष्टता से व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे समूहों को समुच्चय नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जिनको हम स्पष्टता से नहीं बता सकते, इसको मैं बता सकता था स्पष्टता से कि ये जो चाबी है इसी समूह का है, यहाँ पे हम नहीं बता सकते, ऐसे समूहों को हम समुच्चय नहीं कहते। समझा स्टूडेंट्स, आगे कुछ उदाहरण दिए गए, उनमें से कौन से समूह को समुच्चय कहा जाता है यह स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला आपको उदाहरण दिया गया है, सप्ताह के 7 दिन। आप आसानी से बता सकते हो कौन कौन से दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, इस तरीके से, और इसके अलावा और कोई आप नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जो होता है समुच्चय है। ठीक है, तो आपका ये जो है वो समुच्चय है, पहला वाला आपका समुच्चय है। 1 वर्ष के महीने 12 महीने होते हैं, सबको पता है। ठीक है, और गिनाने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है 12 महीने कौन से होते, तो सब लोग वही आंसर देंगे इसका, इसीलिए ये भी समुच्चय है। कक्षा के पराक्रमी विद्यार्थी,
स्टूडेंट्स यहाँ पर पराक्रमी का अर्थ स्पष्टता से हम नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार होते, पराक्रम दिखाते, और कुछ बाहर खेल कूद में, तो ये जो है आपका समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम स्पष्टता से नहीं बता सकते, ठीक है। आरंभ की 10 गणन संख्या है, कोई भी बता सकता है, 1 से लेकर 10 होती है, इसका मतलब सबका आंसर सेम होगा, स्पष्टता से बताया जा सकता है, तो ये समुच्चय है। महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले, ठीक है, आप कैसे बता सकते हो किलों को देख करके कि वो मजबूत है या नहीं है, इसीलिए ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। हमारे सौर मंडल के ग्रह, सबको पता है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, हालांकि पहले 9 थे, एक को ग्रह हम नहीं मानते इसलिए अभी 8 हो गए, तो ये भी समुच्चय है जिसका आंसर सेम होगा सबका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद रखता हूँ कि समुच्चय समझ गया होगा कि समुच्चय क्या है। लेकिन अब हम आपके गणित के बुक में जैसा समुच्चय दिया गया है, जो परिभाषा दी गई है वो देखते हैं। जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं उन समूहों को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया था चाबी का एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चाबी बनाई थी और आपको कहा था आप बता सकते हो चाबी स्पष्टता से और अचूकता से क्या ये इसी के घटक है, ठीक है। तो उस समय मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से, ठीक है, अगर मैं कोई घटक लूँ और कहूँ कि क्या ये घटक इसी समूह का है, बिना चूके और स्पष्टता से आप बता सको कि हाँ ये इसी का है, तो उन समूहों को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स समुच्चय के नाम देने के लिए साधारण ABCZ इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे समुच्चय को नाम दिया था, मैथ्स में भी समुच्चय को नाम दिया जाता है, और उसको हम कैसे दिखाते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, ABC और Z। आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC नहीं, आप कुछ भी, जो भी कैपिटल लेटर आप लेना चाहते हो, ठीक है। अब समुच्चय घटकों से बनता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो घटक होंगे वो हमें किससे दर्शाना है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, ठीक है। ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इससे जो इसके घटक होते हैं, तो समुच्चय के घटक दर्शाने के लिए स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इनमें z तक कुछ भी ले सकते हैं, छोटे अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने समझा कि समुच्चय को किससे दर्शाते और इसके घटकों को कैसे दर्शाते, ठीक है। अगर अभी हमें देखना है कि अगर कोई घटक उस समुच्चय का घटक है तो कैसे लिखेंगे, और उस समुच्चय का घटक नहीं है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे दिखाया है आपको, ए यह समुच्चय ए का घटक है, ठीक है, और उसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से। ए, ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि ए जो है इसका घटक है, समुच्चय ए का घटक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे काटेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो ए यह समुच्चय ए का घटक नहीं है, यह दर्शाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मॉल ए लिखना है, बड़ा ए लिखना है, और ये जो चिन्ह है इसको काटना है, मतलब नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम कुछ समुच्चय देख लेते हैं। n, यहाँ पर n दिया है, नेचुरल नंबर होता है, इंग्लिश का वर्ड है ये n, तो यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। n यह प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, 1 2 3 4 अनंत तक मैं जाऊँ तो प्राकृतिक संख्या होगी। उसके बाद यह पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, कौन, W, ठीक है। कैपिटल W जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, और उसमें भी प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4, और ये कहाँ तक होती है, अनंत तक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है, उसमें 0 होता है, उसके अंदर नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव होता है, मतलब माइनस होता है, ठीक है। -1 -2 -3 0 1 2 3 अनंत तक होता है दोनों तरफ से, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद Q, यह सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। स्टूडेंट्स परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकूं, ठीक है, बटे में लिख सकूं, बटे मतलब जैसे कि 2/3, ठीक है। ये संख्या P/Q में है, ऐसा लिखा मैंने, बटे में लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और यहाँ पे R, यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। स्टूडेंट्स ये सब मिला करके वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने समझा होगा कि समुच्चय क्या होता है। अब हम देखेंगे समुच्चय लिखने की पद्धति कैसी होती है, ठीक है। 2 पद्धति होती है, ठीक है, सूची पद्धति और दूसरा गुण वर्णन पद्धति, ठीक है। सूची पद्धति में क्या होता है, पहले वो हम देख लेते हैं। इस पद्धति में समुच्चय के सभी घटकों को धनु कोष्ठक में लिखा जाता है, ठीक है। आपको ये जो कोष्ठक दिख रही है स्टूडेंट्स, ये धनु कोष्ठक है,
ठीक है। ये जो कोष्टक आपको दिख रही है यहाँ पे करली ब्रैकेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है धनु कोष्टक है। इसमें लिखा सारे घटकों को इसमें लिखा जाता है और प्रत्येक घटकों को अलग दर्शाने के लिए इसमें संलग्न घटकों के बीच अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। मतलब हर एक घटक को अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पे अल्प विराम, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये अल्प विराम चिन्ह है, ठीक है। तो सबको अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह को हमने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। इसमें घटकों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, ठीक है। घटकों का क्रम मतलब जैसे कि मैं कहूँ 1 2 3 4 5, मैं इसको 3 4 1 2 कैसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे पीछे कैसा भी, बड़ा छोटा, क्रम महत्व नहीं रखता। लेकिन हाँ, घटकों सारे के सारे घटक होने ही चाहिए, किंतु सारे घटकों को केवल एक बार दर्शाना आवश्यक होता है, ठीक है। और कम से कम उनको एक बार दर्शाना बहुत ज़रूरी है, एक से ज़्यादा नहीं। अगर कोई 2 बार है तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। उदाहरण आपको दिया है, 1 से 10 में विषम संख्याओं का समुच्चय सूची पद्धति में इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। 1 से 10 की विषम संख्या हमें लेना है। स्टूडेंट्स, विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ से 2 से भाग ना होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। तो ये समुच्चय हमने कैपिटल बड़े अक्षर से दिखाया, उसके अंदर के जो घटक है 3 5 7 9, और इसको हम धनु कोष्टक के अंदर रखें और सबको हमने अल्प विराम चिन्ह से अलग कर दिया। इस तरीके से लिखना है। और आपको ये भी दिखाया, आप उल्टा भी लिखोगे 7 3 5 9 कैसे भी चलेगा, लेकिन सब होना चाहिए, ठीक है। अब आपको आगे क्या दिया है, जैसे रिमेंबर, इसके अक्षरों का समुच्चय REMB। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हो तो स्पेलिंग इतना बड़ा है, और यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हो REM, सिर्फ 4 ही अक्षर है। ऐसे कैसे हो गया? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि घटकों को एक बार से ज़्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है, केवल एक ही बार दर्शाना है। तो यहाँ पे R देखोगे तो एक बार हमने दर्शाया, E हमने एक बार दर्शाया, और ये स्टार्टिंग के M एक बार दर्शाया। उसके बाद ये जो E और M है हम पहले दर्शा चुके हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको वापस नहीं दर्शाया। उसके बाद B हम दर्शाएंगे यहाँ पे, E और R, देखो यहाँ पे E और R पहले आ चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं दर्शाया। ऐसा लिखा जाता है। यहाँ रिमेंबर शब्द में अक्षर RME ये अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, फिर भी समुच्चय में इन शब्दों का एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको समझा होगा सूची पद्धति क्या होती है। सूची पद्धति में हम क्या करते हैं, घटकों को कॉमा से अलग करते हैं और घटकों को धनु कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। अब गुणवर्णन पद्धति क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमें देखना है। इस पद्धति में घटकों की सूची न बनाते हुए, हमने यहाँ पे सूची बनाई थी, डायरेक्ट लिखा था 3 5 7 9, ठीक है, सूची है ये एक तरीके से। तो इस पद्धति में हम सूची नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? सूची न बनाते हुए समुच्चय का सामान्य घटक चरांक से दर्शाया जाता है, ठीक है। चरांक, स्टूडेंट्स, चरांक क्या होता है? चरांक यहाँ पर, चरांक ऐसा चीज़ होता है, ऐसा अक्षर होता है जिसको हम बार बार उसका मान बदल सकते हैं, ठीक है। चरांक मैं यहाँ पे x ले सकता हूँ, चरांक x ले सकता हूँ, या चरांक में छोटा स्मॉल y ले सकता हूँ, स्मॉल b ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। चरांक क्या होता है? जिसका मान बदला जाता है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने अभी अभी जो पद्धति पढ़ी थी सूची पद्धति, तो यहाँ पे 3 5 7 9, अब यहाँ पे हम चरांक का इस्तेमाल करेंगे। चरांक वो होता है जिसका मान बदलता है, तो मैं यहाँ पे x x x थोड़ी लिख सकता हूँ, एक ही x लिखूंगा, है ना। अब बाद में उसको बताऊंगा कि ये x है क्या, ठीक है। तो चरांक हमें लेना पड़ेगा, चरांक में दर्शाया जाता है और उसके आगे खड़ी रेखा खींची जाती है। देखो यहाँ पे चरांक x लिया है, ठीक है, ये समुच्चय के घटक को दर्शाने के लिए x लिया है। तो फिर खड़ी रेखा के आगे चरांक का गुणधर्म लिखना है हमें, ठीक है। हमने क्या किया, इस समुच्चय के जो घटक थे x से हमने दिखा दिया, उसके बाद आपको खड़ी रेखा खींचना है, फिर उसके बाद बताना ये x है क्या। हर जगह x तो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे x x x x ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको बताना है कि x है क्या। x हमने यहाँ पे सीखा था, ये x क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये जो चिन्ह है वो बताता है ये जो घटक x है ये समुच्चय n का घटक है, ठीक है। x यह प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से लेकर अनंत होता है। तो अगर कोई संख्या है वो 1 से, यहाँ पे 1 से अनंत अगर आपको बोला गया है तब तो ठीक है, लेकिन आगे हमने दिखाया कि जो x है, ठीक है, जो आपका चरांक है वो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5, और यहाँ पे 10 से छोटा, 10 से छोटा मतलब सिर्फ 9 तक ही लेना है आपको, ठीक है। इसको हम पढ़ते कैसे? समुच्चय A के घटक x ऐसे हैं कि x यह 1 और 10 के बीच प्राकृतिक संख्या है, ऐसा किया जाता है, ठीक है। हम ऐसा पढ़ते, कैसे पढ़ेंगे? समुच्चय A के घटक x इस प्रकार हैं कि x यह प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, ठीक है। 1 से 10 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं हैं।
तो स्टूडेंट्स आपको दोनों ही पद्धति समझी होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते पेज नंबर 3 की ओर। पेज नंबर 3 पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है, ठीक है। बी दिया है, समुच्चय बी दिया और समुच्चय बी के घटक x इस प्रकार है कि x यह 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ठीक है। एक तो खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपके अभाज्य संख्याएं होते हैं 2, 3, 5, ठीक है। 5 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ठीक है। 4 लेंगे तो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी पहाड़े में आता है, 1 के भी पहाड़े में आता है, इसके 3 फैक्टर हो गए। तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है। तो आपकी अभाज्य संख्या 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7। तो ये सूची पद्धति से लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। Q यह परिमेय संख्या का समुच्चय गुण वर्णन पद्धति से इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। गुण वर्णन पद्धति से अगर परिमेय संख्या आपको दिखाना है कि परिमेय संख्या कैसा होता है, तो हम लिखेंगे Q, ये P/Q, ठीक है, कि ऐसी संख्या है जहाँ पर P और Q ये दोनों के दोनों ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब जो मैंने बताया था आपको, जो संख्याएं 0 होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी होती है और प्राकृतिक संख्याओं का माइनस नेगेटिव भी होता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, आपको ये ध्यान देना है कि Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये जो Q है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, अगर मैं भाग में बटे में 0 दे दूँ और ऊपर कोई संख्या, मान लो मेरा संख्या ऊपर, पहले मैं ये वाला करके दिखाता हूँ। अगर ऊपर 0 है, ठीक है, ऊपर 0 है और नीचे 2 है, तो मैं 0 को 2 से भाग दे सकता हूँ। कैसे, हमने भाग देना कैसा सीखा था बचपन में, ऐसे ही सीखा था, ठीक है, ऐसे ही सीखा था हमने। यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ, 2 के टेबल में 0 कितनी बार में आता है, 2 0 0, मतलब ये भाग हो गया। मतलब अगर 0 आपका ऊपर है तो ये भाग हो सकता है, लेकिन 0 अगर नीचे है तो, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 0 नीचे है तो वो कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर कोई संख्या लिखता हूँ 2 और नीचे 0 लिखता हूँ, मतलब 2 को 0 से भाग देना। यहाँ पे मेरा 0 है और इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे 2। तो आपने कभी भी 0 के टेबल में 2 लाया है क्या? 0 में क्या गुणा करोगे तो 2 आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता। इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। P 0 रहेगा चलेगा, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट समझा होगा आपको कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका वाचन हम कैसे करेंगे, Q ऐसा समुच्चय है जिसमें P/Q इस गुणधर्म की ऐसी संख्या है जिसमें कि P कोई भी पूर्णांक संख्या और Q शून्योत्तर पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ उदाहरण दिया गया है। पहला उदाहरण गुण वर्णन पद्धति में दिया गया और उसी उदाहरण को सूची पद्धति में हल किया गया। तो देख लेते हैं। समुच्चय A के घटक x इस प्रकार है कि x या डिवीजन शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। अब हमने देखा था कि अब हमें क्या करना है, हमें ये सब जो अक्षर हैं इनको यहाँ पे सूची पद्धति से सूचित करना है और कॉमा से अलग करना है, ठीक है, अल्प विराम चिन्ह से अलग करना है। और बस इतना ध्यान देना है कि कोई भी जो अक्षर है वो 2 बार ना आए। तो यहाँ पे DIV आई था, एक बार हम लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे। S फिर I था, वो भी हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। फिर O और N, इस तरीके से हम सूची पद्धति में लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे B के समुच्चय B के घटक y इस प्रकार है कि यह संख्या y² बराबर 9 है। y² बराबर 9 है तो हम इतने हिस्से को बाहर लेंगे और हल करेंगे कि y क्या है, ठीक है। तो जब y² बराबर 9 है तो मैं दोनों पक्षों से वर्गमूल लूँगा तो y कितना आएगा मेरा, y क्या आएगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। 3 होता है, +3 भी होता है और -3 भी होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स -3 क्यों, आपको डाउट हुआ होगा कि -3 क्यों। -3 का वर्ग करोगे तो क्या होगा, -3 गुणे -3 क्या होगा, +9 आंसर आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर ये भी है, -3 भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम तीसरा देखते हैं। समुच्चय C के घटक Z इस प्रकार है कि Z यह संख्या 5 का गुणांक है, ठीक है। 5 का गुणांक मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 का टेबल है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। और कहाँ तक है, जो 30 से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या, ठीक है, 5 10 15 20 25, ठीक है, ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझा होगा। अभी हमें क्या करना है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को देखते हैं और आज हम इस वीडियो में बस यहीं तक देखेंगे, ठीक है। तो सूची पद्धति,
और गुणनफल पद्धति, पहला आपको हल करके दिया है, ए लिखा है 2 4 6 8, ये देख के ही समझ में आ रहा है प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, सम मतलब जो 2 से भाग हो, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14, तो ठीक है, हम इसे गुणनफल पद्धति में कैसे लिखेंगे, कैसे दिखाएंगे, तो वो कैसे दिखाएंगे, पहले तो हम समुच्चय दिखाएंगे बराबर, ये धनु कोष्ठक लिखेंगे और फिर चरांक लेंगे, चरांक कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे एक्स एक्स लिया, आप वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, लेकिन छोटा होना चाहिए। तो एक्स खड़ी रेखा एक्स, यह संख्या, अब ये संख्या क्या है, समप्राकृतिक संख्या, तो x यह संख्या 15 से छोटी समप्राकृतिक संख्या है, यहाँ 14 ही तक है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको समझ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b गुणनफल पद्धति में दिया है, हम सूची पद्धति में करेंगे। तो b क्या है, समुच्चय b के घटक x इस प्रकार है कि x यह संख्या 1 से 20 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ऐसी संख्या होती है जिनका स्टूडेंट्स, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिनके वर्गमूल होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये हमें यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा b बराबर, फिर धनु कोष्ठक बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे धनु कोष्ठक बन गया, मैं माउस से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो 2 का वर्गमूल कितना होता है, करनी में 2 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 का वर्गमूल क्या होता है, 3 ही होता है, करनी में 3 होता है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। स्टूडेंट्स 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, इसीलिए 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी संख्या, ऐसे ही संख्या हमें लिखना है, तो पहला संख्या हमारा क्या होगा 4, दूसरा संख्या क्या होगा 9, ठीक है। 5 लूँगा तो उसका भी वर्गमूल नहीं होता, 6 लूँगा उसका भी वर्गमूल नहीं होता, 7 का भी नहीं होता, 8 का भी नहीं होता, 9 का होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या। फिर उसके बाद क्या होगा 16 होगा, ठीक है 16, और उसके बाद फिर क्या होगा 25 होगा, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, लेकिन हमें क्या कह रहा है कि 1 से 20 तक लेना है, इसीलिए 16 हमारा आखिरी हो गया, और ये हमारा यहाँ पे धनु कोष्ठक बंद करना है। आपको ये कॉमा जो मैंने डाला है वो आपको यहाँ पे आखिरी में कॉमा नहीं डालना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर होगा। तो अभी हम तीसरा देखते, AEIOU, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये आपको AEIOU क्या है, इंग्लिश के जो वॉवल होते हैं वो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा C बराबर, यहाँ पे धनु कोष्ठक, फिर ये x ले लेते हैं, x खड़ी रेखा x, ठीक है x, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x यह, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको x बाय x, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा x यह अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो मैंने वीडियो में बोला वो आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, वीडियो को वापस से प्ले करके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणनफल पद्धति में दिया है और यहाँ पे आपको लिखना है सूची पद्धति में, ठीक है। तो आपको दिया है D बराबर, समुच्चय D के घटक y इस प्रकार है कि y यह इंद्रधनुष के रंग है। इंद्रधनुष के रंग आप सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, हम लिखेंगे यहाँ पे समुच्चय D था तो D लिखेंगे, D बराबर, फिर हम धनु कोष्ठक बनाएंगे, धनु कोष्ठक वायलेट होता है, कॉमा डालेंगे, इंडिगो होता है, आई है ये, ठीक है, शॉर्टकट है ये, वायलेट इंडिगो, फिर ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, ग्रीन से दिखाएंगे हम, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और फिर उसके बाद रेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये धनु कोष्ठक बंद कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके से इसको करना है। अब हम आगे देखते हैं, आगे गुणनफल पद्धति में दिया है कि समुच्चय P के घटक x इस प्रकार है कि x यह ऐसी पूर्णांक संख्या है, x जो है -3 से बड़ा और 3 से छोटा। -3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है, माइनस में हमने देखा है कि हमेशा माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये P बराबर, ठीक है, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, धनु कोष्ठक बनाना है आपको। यहाँ पे -3 से बड़ी संख्या -2 कॉमा -1 कॉमा, फिर 0 भी है, ठीक है। अब कहाँ तक हमें जाना है, 3 से छोटी संख्या, 3 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 1, फिर उसके बाद ये 2, और आपको लास्ट में धनु कोष्ठक बंद कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम आखिरी का सवाल यहाँ पे आपको हल करके दिया गया है, समुच्चय M के घटक x इस प्रकार है कि यह धन पूर्णांक का घन है, ठीक है।
धन पूर्णांक का घन मतलब यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई है 1, ठीक है। पूर्णांक धन, धन मतलब प्लस वाले नंबर, और पूर्णांक मतलब जो हमने देखा था माइनस प्लस में सब होते हैं, लेकिन यहाँ पे धन की बात हो रही है, मतलब प्लस वाले नंबरों की बात हो रही है, प्लस वाले संख्याओं की बात हो रही है, 1 2 3 और उनका घन, ठीक है। घन मतलब जिसके घात 3 होता है, तो 1 का घात 1, 2 का घात 8, 3 का घात 27, 4 का घात 64, 5 का घात 125। इस तरीके से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई है कहाँ तक ख़त्म करना है, इसलिए यहाँ पे डॉट 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 डाला है, मतलब ये अनंत तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.1 करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही स्टूडेंट्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।